हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। मैं आर.डी. वर्मा आप लोगों को कक्षा 12 की बायोलॉजी की क्लास टोटल हिंदी में दूंगा। कल तक आप लोग जीवों में जनन का लगभग ज़्यादातर सेक्शन पढ़ चुके थे। नीचे एक छठा टाइप का जनन बचा हुआ था, कायिक प्रावर्धन या कायिक जनन। चले वहीं से फिर से शुरू से करते हैं। कायिक जनन ये होता क्या है, दोहराव करते। कायिक जनन कायिक जनन, काया का अर्थ होता है शरीर और जनन का अर्थ होता है बच्चों की उत्पत्ति करना। कायिक जनन का अर्थ है शरीर के किसी बाह्य हिस्से से बच्चों की उत्पत्ति करना। फाइनली इस प्रकार कह सकते हैं जनन की ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें कोई पौधा अपने शरीर के बाह्य हिस्से जैसे जड़, तना या पत्ती किसी के द्वारा नया पौधा निर्माण करता हो, उसे कायिक प्रावर्धन कहते हैं। कायिक प्रावर्धन जो होता है इसकी एक शर्त है कि वो पौधों में देखा जाता है। जंतुओं में हो तो इसके लिए अलग बातें होती, जैसे आपने पढ़ा था मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन आदि। तो चलिए कायिक जनन तो आप लोगों ने जान लिया। कायिक जनन जो होता है इसके भी दो टाइप बताए गए हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है इसका फर्स्ट इस टाइप से लिख के देते हैं हम। चलिए फर्स्ट होता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, इसे हटा देते हैं, डायरेक्टली एक लिखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब प्राकृतिक कायिक जनन क्या है जान ले। प्राकृतिक का अर्थ होता है जिसमें स्वतः से ही उसके जड़, तने या पत्ती से कोई पौधा जनरेट होता हो, बनता हो। हम कह सकते हैं ऐसा कि कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई पौधे स्वतः से ही अपने जड़ से, अपने तने से, अपने पत्ती से नए पौधे का निर्माण करें, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल होता है, जैसे हम जड़ से के लिए कहते हैं जड़ से। अब इसमें अपना आता है पेपरमेंट होता है। इसके बाद दूसरा आता है केला, भी इसी टाइप का होता है। इस टाइप में थोड़ा हल्दी वल्दी भी कह सकते हो आप, एक्सेप्ट्रा। हल्दी वैसे आता नहीं, हल्दी तने द्वारा होता है, लेकिन मान सकते हैं। इसी में दूसरे टाइप से तने से लिए बात करें, तने से इसमें आप बहुत सारे पौधे जैसे गन्ना हो गया, और इसके बाद गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, एक्सेट्रा। माने ऐसा मान सकते हो जिसके तने को आप जमीन में रोप दो, उससे पौधा जनरेट हो जाए, बन जाए, वो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है। और जिसकी जड़ को आप जमीन में रोप दो काट कर टुकड़े में, और जड़ से जर्मिनेट होकर पौधा बन जाए, वो जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है। और तीसरा होता है पत्ती द्वारा, या पत्ती से लिख दें। इसमें अपना आता है बिगोनिया और अजूबी भी कह सकते हैं, अजूबा। ऐसे पौधे आपको देखने को मिले होंगे कहीं ना कहीं। अब इनकी खासियत ये है फ्रेंड्स कि इनमें हमें कुछ भी नहीं करना होता। इनके जड़ जमीन पे गिर जाएं तो ऑटोमेटिकली पौधे जनरेट हो जाएंगे, तने जमीन पे गिर जाएं तो उससे भी नए पौधे बन जाएंगे, और पत्ती जमीन पे टूट के गिर जाए तो पत्ती जमकर नया पौधा बना लेगी। ये खास बात है। नेचुरली हमें कुछ भी नहीं करना है, प्राकृतिक रूप से। फिर से एक बार क्लियर करें, कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई पौधा अपने जड़, तने या पत्ती से स्वतः से नए पौधे का निर्माण कर सकता हो, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ये तो नॉर्मली बहुत सारे पौधों में देखा जाता है। चलिए इसका सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं, या ये होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन आप चाहे तो लिख सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कृत्रिम कायिक जनन क्या है जान ले। जब किसी ऐसे पौधे के जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का विकास किया जाए जो स्वतः से ना करता हो। आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो, चाहो तो तरीका बदल के कह लो। जब किसी पौधे को विभिन्न प्रकार के रसायनों के सहारे वैज्ञानिक विधि से उसके जड़, तने या पत्ती से नए पौधे का निर्माण किया जाए तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। इसमें खास बात ध्यान देना है कि वो जो भी कोई पौधा होना चाहिए उसके जड़ से, उसके तने से, उसकी पत्ती से कोई भी नया पौधा स्वतः से जनरेट नहीं होता है,
बनता नहीं है। इसके लिए हमें वैज्ञानिक विधि का और तमाम रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कृत्रिम का सीधा सीधा अर्थ ही होता है जिसमें कुछ ना कुछ मनुष्य का हस्तक्षेप हो, स्वतः से होना। तो चलिए, कृत्रिम के बहुत सारे टाइप हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जितने भी शो वाले प्लांट हैं अपने गार्डन में लगते हैं, घर के आसपास लगते हैं, सब में उसके जड़ भी ठीक से नहीं लगते, उसके तने भी नहीं लगते हैं। तो वो सब इसी टेक्नोलॉजी के सहारे बनाए जाते हैं। और भी जैसे हाइब्रिड आते हैं, सब में लगभग इन्हीं की देन होती है, कलमी वगैरह। एक बार फिर से क्लियर करें, जब किसी पौधे पर रसायन का प्रयोग कर या वैज्ञानिक विधि का सहारा लेकर उसके जड़, तने या पत्ती से नए पौधे का निर्माण किया जाए तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि उस पौधे में बीज ना बनते हों, फल ना बनते हों, हो भी सकते हैं, इसका अपना मतलब होता है। कृत्रिम कायिक परावर्धन या कृत्रिम कायिक जनन जो होता है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लाभदायक है। इससे हम उन्नत नस्ल बना सकते हैं, सेम नस्ल बना सकते हैं, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो आप। इसके नाते ये फेमस है। चलिए, इस कृत्रिम कायिक जनन के भी बहुत सारे टाइप है, इसके अंदर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कलम लगाना। कलम थोड़ा बड़ा कर दी, कलम लगाना। अब ये कलम लगाना क्या होता है जान लें कि कलम लगाना जो होता है, इसमें कोई पौधा जो होता है उसको नए लक्षण वाला बनाना चाहते हैं, उन्नत नस्ल वाला। जैसे कि मान लो आपको कोई पुष्प चाहिए, कोई पेड़ चाहिए जिसमें एक ही टाइप का पौधा, एक ही टाइप का पेड़ हो, उसमें 4 टाइप के फूल लगते हों। या आपको कोई ऐसा पौधा चाहिए जिसमें पेड़ तो कोई एक ही दिखे लेकिन उसकी 3 डालों पे 3 अलग अलग टाइप के फल लगते हों। या ऐसा कोई पौधा चाहिए जो हमेशा फल देता हो। तो इन सब के लिए किया जाता है। कलम लगाने की टेक्नोलॉजी जो होती है एक नई स्पीसी के बर्न के लिए, मतलब नई जाति के जन्म के लिए होती है। चलिए, इसमें देखें करना क्या होता है। कलम लगाना में कृत्रिम कायिक जनन की पहली विधि है। इसके अंदर इस विधि में किसी एक प्रजाति के पौधे को लेकर उसके तने में हल्का सा स्यान लगा देते हैं, हल्का सा छील देते हैं, तथा ठीक इसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार का पौधा भी लेते हैं, उसके तने में भी थोड़ा सा छील देते हैं। अब छीले हुए भाग पे जिब्रेलिन का लेप लगाकर दोनों को टच कर देते हैं और दोनों को टच करके बांध देते हैं। दोनों को जल और पोषक तत्व वगैरह देते रहते हैं और इसके 2 सप्ताह बाद दोनों पौधों में से किसी एक की वांछित, जिसको चाहिए आपको, जड़ तथा दूसरे के तने के 25-25% भाग को काट देते हैं। फिर 2 सप्ताह बाद यही प्रक्रिया दोहराते हैं। ऐसे फाइनली 8 सप्ताह 7 सप्ताह में पूरा काट देते हैं। इससे ऐसा होता है कि एक पौधे की जड़ तथा दूसरे के पौधे का तना आपस में जॉइंट हो जाते हैं। तो एक ऐसा पौधा तैयार होता है जिसमें जड़ किसी और की और ऊपर का हिस्सा किसी और का होता है। तो इसमें जड़ का नेचर जो होता है, हर एक पौधों की जड़ के अपने नेचर होते हैं, उनके डीएनए के अनुसार, गुणसूत्र के अनुसार, कि वो कौन से पोषक तत्व सोखेगा, वो कौन से हार्मोन्स जनरेट करेगा। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दूसरे पौधे का, वो अलग होता है। तो दोनों के हार्मोन्स काफ़ी हद तक अपोमिक्सिस करते हैं तो उस हद तक परिवर्तन आता है। जड़ जो होता है ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषित करके हर समय जब देगा तो ये पोषक तत्व कलेक्ट नहीं कर सकता, वो पौधा कहीं ना कहीं तो यूज़ करेगा, तो असमय पुष्पन वगैरह होने लगता है, नई स्पीसी बनती है। चलिए, इसमें थोड़ा डीप समझते हैं। सपोज मान लें कि कोई एक गमले में लगा छोटा सा पौधा आप ले लिए, सपोज करें एक बगल में और छोटा सा गमले में लगा पौधा आपने ले लिया, मान लो ये कोई पौधा है। चलो, इन दोनों पौधों की टहनियों को थोड़ा झुका ले हम लोग, ऐसे करके। इसको भी हम लोग झुका ले ऐसे करके। ये ड्रिफ्ट मार दे दोनों में। इसके बाद इसकी टहनी को ऊपर लेके चले, इसको इधर लेके चले जाएं, इस टाइप से बांध दे। तो यहां जाने के बाद सपोज मान लो पौधा है तो पत्ती होगी, इधर भी 2 एक पत्ती होगी, छोटा ही है, ये पत्ती हो गई, इसमें भी 2-4 पत्तियां होंगी। ये ले, पौधा बन गया आपका। ऐसे लेना है आपको लगा के।
पौधा लग गया। मान लो कोई एक गमले में मान लो किसी सपोज मान लो आम का पौधा है और दूसरे में मान लो एक गूलर है। हमने दो अलग अलग पौधों को लिया था ये कलम लगाने के लिए, एक आम का था एक गूलर का था, दोनों को गमले में लगा लिया। अब लगाने के बाद इन दोनों की टहनियों को या इनके तने को झुका कर करीब लाया हमने और दोनों की टहनियों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा छीलन कर दिया, छील दिया। और छीलने के बाद में यहाँ जिब्रेलिन जो होता है, यहाँ छीलन में कट में जिब्रेलिन नाम के एंजाइम का या हार्मोन्स का लेप लगा दिया। लेप लगाने के बाद इसको हमने बांध दिया और यहाँ कोई खासी नमी उमी देने की जरूरत नहीं है। इन दोनों पौधों को जो भी कोई जल पोषक तत्व वगैरह देते रहे, धूप में रख दें। 2 सप्ताह बाद आप आम के पौधे की जो जड़ होती है इसके 25% को कट कर दें, ऊपर वाले को काटें या ना काटें चलेगा। अगले 2 सप्ताह बाद फिर से 25% को कट कर दें। ऐसे कुल मिला के आपको 8 सप्ताह में और कुल 4 बार में कट करके इसको अलग करना है। इसके बाद आप देखोगे कि एक ऐसा पौधा प्राप्त हो जाएगा, कट कर दिया हमने यहाँ से, जिसमें जड़ जो होगा किसी एक का होगा और ऊपर का हिस्सा 2 पौधे का होगा। अब बाद में हमें तो कलम चाहिए, तो हमने गूलर की जड़ को अगर जो बचा रखा तो ऊपर जाने के बाद गूलर के ऊपरी हिस्से को हम कट कर देंगे। फाइनली देखें एक ऐसा पौधा तैयार हो गया जिसमें जड़ गूलर की आ गई और ऊपरी हिस्सा जो होता है आम का आ गया। अब ये पौधा जो होता है इसमें दोनों के नेचर आएंगे। फल लगने का नेचर टोटल गूलर जैसा आ जाएगा, पूरे वर्ष ये फल देगा। और ये ऊपर वाला जो इसके तने का हिस्सा है इसमें जो हार्मोन्स जनरेट होंगे वो आम के टोटल होंगे और मॉड्यूलेशन आम जैसा होगा। तो फल तो लगेगा पूरे वर्ष, लेकिन गूलर का लगकर आम का लगेगा। तो दोनों के मिक्स नेचर आ गए, एक नया पौधा जनरेट हुआ जो साल के 12 महीने फल दे सकता है हमेशा और आम का देगा। तो ये फायदा होता है। आपने देखा आम जो होता था अक्सर देसी नस्ल के जो होते हैं एक वर्ष फल देंगे, अगले वर्ष फल नहीं देंगे, मतलब अंतराली फल देते हैं, दोनों वर्ष वो भी नहीं देते साथ में। और हमने इसका कलम किया, कलम करने के बाद रेगुलर वर्ष भर फल दे रहा है। 4 उसकी डालियां हैं जिनमें फल लगे हैं, 4 में उसमें पुष्प लग रहे हैं, 4 में छोटे छोटे आम हैं, चलता रहेगा ऐसा। लेकिन एक खास बात कि सीजन जब इसका आएगा आम का, जैसे मान लो कि लगभग मई जून के आसपास या जुलाई मान लो, जब नॉर्मली हीट का मौसम ज़्यादा आता है तो ही आम का पौधा इथाइलिन हार्मोन्स जनरेट करता है और इथाइलिन हार्मोन्स के प्रभाव से ही इसके फल पकते हैं। तो असमय अगर जो फल लगेंगे तो वो सड़ भले जाएं लेकिन पकेंगे नहीं, पहले से याद रखो, नहीं पक सकते, क्योंकि बिना समय के इसमें हार्मोन्स जनरेट होगा नहीं और इथाइलिन जनरेट होगा नहीं तो पक सकता नहीं है। तो कच्चे आम का यूज कर सकते हैं या चाहें तो कृत्रिम इथाइलिन का यूज करके पका सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वो नेचुरल टेस्ट, नेचुरल विटामिन नहीं मिलेंगे, खा सकते हैं आप। तो शायद कलम लगाना आप लोग सीख गए होंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं, डी काई, कृत्रिम काई जनन के लिए दाब कलम लगाना। दाब कलम लगाना जो होता है इसमें कोई नया पौधा नहीं प्राप्त होता, सेम नस्ल का सोमा क्लोन, मतलब जैसे फादर है, जैसा उसका पूर्वज है, उसी टाइप का सेम प्लांट मिलेगा। इसे हटा देते हैं, काम खत्म हुआ इसका। आप चाहें तो रोक के देख सकते हैं, डायग्राम कहीं से मिल सकता है। तो दाब कलम लगाना क्या है, इस पे केयर करें। दाब का अर्थ होता है दबाना, कलम का अर्थ होता है कलम लगाना, कट करना। तो कट इसमें भी करना है लेकिन जरा अलग टाइप से। दाब कलम लगाना क्या होता है देख लें। जब कोई पौधा किसी उन्नत नस्ल का आपको मिले और आपको चाहिए बिल्कुल उसी नस्ल का नया पौधा, तो उसके लिए दाब कलम लगाया जाता है। इस विधि में कोई ऐसा पौधा लेते हैं जो झाड़ी नुमा होता है। सपोज मान लें एक छोटा सा पौधा है, ये झाड़ी नुमा कोई पौधा है, तो इसकी ये नीचे वाली डाली जो होती है इसको झुका लेते हैं हम लोग, झुका के जमीन में दबा देते हैं। जमीन में मान लीजिए जमीन की सतह थी तो जमीन की सतह में दबा देते हैं। जमीन की सतह में दबाने के बाद में उसके से मिट्टी कर देते हैं। मिट्टी कर देने के बाद में दबे हुए भाग जो होते हैं उनमें जल वगैरह की मात्रा देते रहते हैं, जिससे वहां जड़ें निकल आती है। इस टाइप से मान लो कोई पौधा है, नींबू है, संतरा है, अनार है, इस टाइप के कोई हाइब्रिड नस्ल का पौधा आप बाजार से खरीद कर लाए, उसके फल होते हैं, उसके फल को आप बोओगे तो आप लोगों ने मेंडल के संकरण का लाभ पढ़ा है और भी नियम पढ़े हैं संकरण के।
पौधे केवल एक ही पीढ़ी हाइब्रिड होते हैं, अगली पीढ़ी हाइब्रिड होते नहीं, क्योंकि पृथक्करण का नियम लागू हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये संतरे का पौधा है, आप हाइब्रिड खरीद के संतरा कहीं से लाए, वो बड़े बड़े टाइप का संतरा लग रहा है उसमें, या नींबू लग रहा है, स्वादिष्ट है, और आपका कोई मित्र या आप ही चाहते हो कि मैं इसी टाइप का और पौधा लूँ, तो सेम ऐसा पौधा मिलना तो पॉसिबल नहीं होता है मौके पे, या बाजार में जाओगे मिल भी जाएगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा वो, तो भी 100% सेम नहीं हो सकता, कन्फर्म है। आपको चाहिए अगर जो यही पौधा, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। जमीन के पास की कोई टहनी हो, आप आराम से उसे झुकाओ और जमीन में यहाँ खड्डा खोद दो थोड़ा सा। जमीन में खड्डा खोदने के बाद आप इस डाली को जो झुकाए हो मिट्टी में दबा दो, ऊपर से मिट्टी कर दो। मिट्टी करने के बाद यहाँ जल की मात्रा वगैरह देते रहो, नमी रहे जहाँ दबाए हो, इसको ऐसे छोड़ दो। आप 1 महीने तो कुछ बात ही मत करो, 1 महीने बाद नॉर्मली यहाँ अपने आप एडवेंटिट्यूड्स रूट निकलने लगेंगी, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगेंगी। 1 महीने बाद आप फिर से वही कलम वाला प्रोसेस अपनाइए, 25% को यहाँ से कट कर दीजिए यहीं कहीं से। फिर आप 2 सप्ताह बाद ऐसे करते करते टोटल 2 महीने में, 2 महीने में आप जब यहाँ फाइनली कट कर दोगे, तो कट करने के बाद में ये जो पौधा होता है, मतलब टहनी जो आप जमीन में झुका के दबा रखे थे, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। इसकी जड़ें जो होती है इसका पोषण कर सकती हैं, डिपेंडेंट हो गया। अब इसकी खुदाई करके आप जहां चाहो वहां रोपित कर सकते हो, ये एक नया प्लांट तैयार हो गया। इसकी खासियत कि ये जो मूल वाला पौधा था इसके 100% सेम होगा, इसे हम लोग सोमा क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब प्रतिदर्श, फोटोकॉपी, हूबहू उसी जैसा 100% वो होगा। तो केयर करेंगे। दाब कलम लगाने की जो विधि होती है, इससे समान नस्ल के, पूर्व जाति के समान जाति जैसे पौधे प्राप्त करने के लिए तकनीकी अपनाई जाती है। ऐसा कोई बात नहीं कि इनमें बीज नहीं होते, बीज होंगे बट हाइब्रिड नहीं होते, वो देसी हो जाएंगे। बिकॉज पृथक्करण का नियम जो होता है वो कहता है एक ही पीढ़ी हाइब्रिड हो सकते हैं। आप लोग अगर जो कृषि से संबंधित क्षेत्र से हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके यहाँ धान के बीज जो होते हैं हर साल संकर संकर लिख के आता है। एक साल आपके खेत में धान के लिए बीज डालते हैं, उसको बैठा दिए, और अगले साल जो होता है ढेर सारा धान पुराना पड़ा है पिछले साल का, उसको बीज के रूप में तो डालते नहीं। कभी डालते तो पता चल जाएगा। पृथक्करण का नियम लागू होने से आपके धान के खेत में 3 टाइप के धान हो जाएंगे, कोई इतना छोटा सा होगा, कोई इतना बड़ा सा, किसी में बलिया लग जाएगा। फिर किसको आप सिंचाई करोगे, किसको पानी दोगे, किसको दवा दोगे, पूरी फसल गई काम से। सेम यही बात इसमें भी होती है। बीजू पौधे जो होते हैं वो पृथक्करण का नियम लागू होने के नाते बिल्कुल देसी हो सकते हैं या अजीब टाइप के हो सकते हैं, सेम ऐसे नहीं हो सकते। तो समान नस्ल के पौधे प्राप्त करने के लिए हमें दाब कलम लगाना होता है। उन्नत नस्ल प्राप्त करने के लिए, नई प्रजाति प्राप्त करने के लिए सिर्फ कलम लगाते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के पौधों को मिक्स करते हैं। अब तीसरी विधि इसकी आती है कृत्रिम कायिक परावर्धन की, इसको कहते हैं हम लोग गूटी बांधना। गूटी बांधना फ्रेंड्स ये कोई नई विधि नहीं है, जैसे दाब कलम लगाते थे सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें किया जाता है। बस बात यह है कि ये जो दाब कलम लगाया जाता है, झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, जैसे नींबू को ले लो आप, संतरा को ले लो आप, मौसमी को ले लो आप, अनार को ले लो आप, झाड़ी नुमा है, तो उनकी टहनी को तो आप झुका के जमीन में मिट्टी में दबा सकते हो गया दाब कलम। 2 महीने 2.5 महीने में तैयार हो गया। इसके बाद गूटी बांधना क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। गूटी बांधना जो तकनीकी है वो बिल्कुल दाब कलम के ही समान है। जैसे दाब कलम में आप लोग पौधे प्राप्त करते थे सोमा क्लोन, बिल्कुल पुराने पौधे जैसे। जैसे आप कोई हाइब्रिड पौधा लिए, मान लो कलमी लिए हैं और दशहरी आती है आम की प्रजाति या और भी कोई हो, तो आप लिए थे तो उससे सेम टाइप का पौधा आपको प्राप्त हुआ था आपके दाब कलम में। ठीक वही विधि ये भी है, कोई नई नहीं है। इसमें जो होता है जब कोई पौधा काफ़ी लंबा हो, जैसे मान लो आंवला है, इमली है, तो उसकी डलियां तो 20 फीट 15 फीट ऊपर से नीचे तो ज़मीन पे आ नहीं सकती, छोटी छोटी डलियां होती हैं तो कभी नहीं ला सकते। तो उसमें गूटी बांधना नाम की तकनीक यूज़ की जाती है। उसमें किसी एक टहनी जो होती है इसी के ऊपर ऐसे गोबर और मिट्टी का लेप लगा देते हैं, ढेर सारा गोबर और मिट्टी का लेप लगा दिए यहाँ, और लेप लगाने के बाद में ऊपर से कोई अपना कॉटन का कपड़ा हो गया या फिर जूट वाले
आते हैं, अपने बोरे आते हैं, उसको ऊपर से लपेट दें। लपेटने के बाद रस्सी बांध दें, यहाँ ऐसे करके आप रस्सी बांध दिए। उसके ऊपर वाली डाल में कोई एक मिट्टी का घड़ा लटका दें, सेम इस टाइप से। इसमें पानी भरा हो जिसमें बहुत छोटा सा छिद्र हो, जिससे पानी बूंद बूंद करके रिस करके इस पर नमी की मात्रा बरकरार रखे। अब इसकी ज़रूरत क्यों है ये समझ लें। देखिए, कोई 25 फीट हाइट का पौधा है, आप दिन भर घूम घूम के उस पर चढ़ के पानी तो डाल नहीं पाओगे। इतना पानी डाल दो टपकता हुआ दिखे, जब तक यहाँ नमी दिख रही है, 1 दिन 2 दिन चल रहा है तो आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा पेड़ पे। अब ऐसा करने से इसमें भी 20 से 25 दिनों में यहाँ रूट निकल आएंगी, जड़ें निकल आएंगी छोटी छोटी। जब जड़ें निकल आएंगी तो आपको सेम वही करना है, यहाँ से एक रस्सी लगा के लपेट देना है ताकि ये गिरे ना अपने आप। यहाँ से आपको 25% फिर काटना है, फिर अगले 2 हफ्ते बाद इसको बढ़ा के 50% कर देना है, अगले 2 हफ्ते बाद इसको 75% करना, वो थोड़ा सा लगा हो। अगर तो वहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो अगले 3 सप्ताह बाद, मतलब 2 महीने इसमें भी लग जाते हैं। इसको पूरा पूरा आप काट लें और आराम से इस पौधे को, मान लो ये पौधा रहा होगा इस टाइप से, किसी भी चीज़ का हो, हम तो यहाँ रियल कुछ कर नहीं रहे, पौधे का नाम बड़ा ज़रूरी तो है नहीं। मान लो कि कोई भी पौधा है, आप जो मान सकते हो, टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, तकनीकी सीखनी, उसमें होता क्या है। चलिए, अब इसको काट के उतार दें। इसके बाद आसानी से इस जूट के बोरे को आप हटा दें उस पे से, इसको ले जाके ज़मीन में कहीं भी रोपित कर दें, अपना एक नया पौधा तैयार हो गया, जो बिल्कुल इसी पुराने वाले पौधे जैसा 100% होगा। सोमा क्लोन, जिस टाइप की पत्ती इसकी सेम उसकी, फल के टेस्ट, पकने का टाइम पूरा समान रूप से होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस बात को केयर करेंगे। दाब कलम लगाना, घूटी बांधना दोनों सेम है। दाब कलम लगाना झाड़ी नुमा छोटे पौधे जो ज़मीन के करीब हों, जिनकी टहनी को आप ज़मीन में दबा सकते हो, उन पे यूज़ होता है, और घूंटी बांधना ऐसे पौधों पे यूज़ होता है जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोनों टेक्नोलॉजी सेम है, बस यूज़ करने का तरीका अलग है। चलिए, इसके बाद चौथा तरीका आप पढ़ें या चौथी तकनीकी पढ़ें, डी लिख देते हैं। इसका नाम है रोपण। रोपण का अर्थ होता है, जैसे आप अगर जो कृषि से संबंधित क्षेत्र से हैं तो धान के पौधे आप देखे होंगे, एक जगह बीज डालते हैं, उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा देते हैं, उसको आप मान सकते हो। या आप यूँ कह लो कि कोई भी पौधा है, मान लो गुलाब है, उसकी टहनी को ऐसे कट कर दें, कट कर दिए आप इसे, टहनी थी, टहनी और है, इस कट की हुई टहनी को आप ज़मीन में रोप दें ऐसे करके। ये ज़मीन है अपना, यहाँ छोटी छोटी कलिकाएँ निकलनी शुरू हो जाएंगी, इसे भी रोपण कहते हैं। किसी पौधे के तने को अथवा उसके जड़ के किसी हिस्से को अपने आप वो जर्मिनेट होकर ना बनाए, आप रोप दें, लगा दें। ज़मीन में लगाने के बाद अगर जो उसमें से कलिकाएँ निकल कर पौधा बन रहा तो उसे रोपण कहते हैं। तो इसे परिभाषित कैसे करेंगे उसके लिए जान लें। कृत्रिम कायिक जनन की ऐसी विधि जिसमें किसी पौधे के हिस्से को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन में रोपित कर दें, बैठा दें, लगा दें, और उस टहनी से कलिकाएँ निकलने से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस विधि में ज़्यादातर गुलाब हो गया, इसके बाद परवल आपने खाया होगा, देखा होगा, परवल के टहनियों का लगाया जाता है। इसके बाद गेंदा भी कभी कभी होता है, गुलाब भी ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। गेंदा में बहुत कम मिलता है, उसके अपने बीज होते हैं। तो ये था रोपण, जब किसी पौधे के छोटे छोटे बीजों को वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाए, या फिर किसी पौधे की टहनी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिट्टी में लगा दिया जाए, दबा दिया जाए, और उसकी टहनी के ऊपर वाले हिस्से से नए पौधे निर्माण हों या यहाँ से पौधे बने कलिकोत्पादन होने से, तो इसी को कहा जाता है रोपण। ये आसान सी तकनीक ही है, इसमें भी उसी टाइप के पौधे मिलते हैं सेम टाइप के, लेकिन अब ज़रूरी नहीं किसी की टहनी को काट के ज़मीन पे लगा दो तो लग जाए। अपना नींबू होता है, आंवला होता है, इमली होता है, उसकी टहनी को लगा दो, रोपण सक्सेस नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। उसके लिए इस अलाइव पौधे से ही कुछ करना पड़ेगा, इन दोनों टेक्नोलॉजियों में से आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये तो बेहद ईजी थी। चलिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5वां बताते हैं, जो बिल्कुल आसान है लेकिन अजीब टाइप का भी है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, हो सकता है, बट हो रहा है ऐसा। तो इसमें से कुछ चीज़ों को हटा रहे हैं हम, या तो ना भी हटाएं। चले, यहाँ 5वां पढ़ लें, लास्ट टाइप है। इसी के साथ आज का क्लास एंड होगा। ई, इसका नाम होता है ऊतक संवर्धन।
ऊतक संवर्धन, और भी नाम है इसके, सूक्ष्म परावर्धन भी कहते हैं, टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो सूक्ष्म परावर्धन लिख देते हैं, सूक्ष्म परावर्धन, ये नाम पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में। इसको तो आपको 2-3 बार पढ़ना है, अभी आगे के चैप्टर में भी पढ़ना है। मिटाते हैं इसे, थोड़ा सा गुटी वाला प्रोसेस। ऊतक संवर्धन, देखिए ऊतक जो होता है हमारे शरीर की निर्माणक इकाई कोशिका के मिलने से बना होता है। जैसे एक घर को बनाने में मिट्टी के बहुत सारे कण को आपस में संयोजित किया जाता है तो ईंट बनता है, और ढेर सारे ईंट को संयोजित करते हैं तो दीवार, दीवारों से घर, ऐसे ढेर सारी कोशिकाओं को संयोजित करते हैं तो ऊतक बनता है। और ऊतक से बनते हैं अपने अंग तंत्र, अंग तंत्र से अंग, अंग से बॉडी। सेम पौधों में भी ऐसे होता है, मतलब कोई एक पत्ती बनी होगी तो उसमें हजारों सैकड़ों ऊतक होंगे, टहनी बनी होगी हजारों लाखों ऊतक होंगे। तो इस तकनीक में ऊतक से नए पौधे बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है जान ले। सपोज करो आप एक पौधे की पत्ती कोई ले लो, कुछ ले लो, फल का छिलका ले लो, पत्ती ले लो, टहनी का छिलका ले लो, फूल के हिस्से ले लो, सूखा ना हो, ताज़ा हरा हो। उसको आप कैंची से बहुत छोटे छोटे कण में काट दो, जितना बारीक काट पाओ उतना बारीक काट दो। काटने के बाद इसे एक कृत्रिम पोषक माध्यम पे रखना है आपको। रखने के बाद सबसे पहले जल और जिबरेलिन का छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद इसे किसी ऐसी जगह रखना है जहां नमी और टेम्परेचर लगभग स्थिर हो, टेम्परेचर 25 से 30 के बीच हो। एक सप्ताह बाद वहां रखेंगे ना तो जो छोटे छोटे कण आप काट के रखे थे उनके कोने सफ़ेद हो जाएंगे। उन सफ़ेद कोनों को नाम दिया गया है कैलस। जी हाँ, कैलस, ध्यान दीजिएगा, इस पर हाईलाइट कीजिएगा, जहाँ कहीं भी नोट कीजिएगा, कैलस। कैलस निकलने के बाद उसे फिर से चेक करें, नमी दें उसे पूरा पूरा। अगली बार उसमें फिर से आप हल्की सी मात्रा में जिबरेलिन का छिड़काव करें, ऑक्सिन का नहीं। ऑक्सिन वृद्धि कारक हार्मोन्स होता है, असीमित वृद्धि करा देगा, या तो जड़ की करा देगा या तो तने की, तो पौधा जो होता है नष्ट होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोबारा आप जिबरेलिन का छिड़काव करके फिर से जब रखेंगे तो कैलस बड़े होकर अंकुर के रूप में, आप लोगों ने प्रांकुर सुना होगा जो ऊपर का हिस्सा निकलता है बीच का, वैसे प्रांकुर या आँखें अंकुर जैसे निकल जाएंगे। अंकुर जैसा निकलने के बाद नॉर्मल हल्के प्रकाश में आप रख सकते हो। धीरे धीरे आप जल वगैरह देते रहो, जर्मिनेट होकर हजार के हजारों टुकड़े नए पौधे बना लेंगे। ये सबसे अत्याधुनिक तकनीक है। समझ नहीं पाए? चलो एक बार विस्तार में देखते हैं। सपोज मान लो कि आप किसी पौधे की छोटी सी पत्ती ले लिए, ये पौधे की पत्ती है। इस पत्ती को आप कैंची से काट के बारीक टुकड़ों में से छोटा छोटा कण बना लो। बना लिए आप, ये ऊतक है। काट के आप बनाए हो, ये पत्ती थी कोई, मान लो ये पत्ती ही नहीं, और भी चीज़ें, जैसे आप तने के छिलके ले सकते हो, फल के छिलके ले सकते हो, कोई ऊतक चाहिए, कोई पत्ती की बड़ी ज़रूरत नहीं है। अब इन टुकड़ों को आप लोगों को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखना। कृत्रिम पोषक माध्यम मतलब ये कोई बड़ा सा प्लेट ले लें ऐसे करके, या थाली ले लें। इसमें आप गोबर और मिट्टी जो होता है, सड़ा हुआ गोबर का खाद, कंपोस्ट जिसको कहते हैं, आधा कंपोस्ट खाद आधी मिट्टी मिला के भर लेनी है। इसको पूरा पूरा ऐसे बराबर से करके जब आप भर लोगे ना तो इसी प्लेट का नाम रखा गया है कृत्रिम पोषक माध्यम। इन पत्तियों के छोटे छोटे कणों को इस पर बिछा दो आप। लो, बिछा दिए हम। अब बिछाने के बाद इसमें आप लोगों को लगातार जल का छिड़काव करना है जब तक ये गीला ना हो जाए पर्याप्त। जब ये गीला हो जाए तो लास्ट में जल में ही लगभग 25 से 30% ऑक्सीजन का छिड़काव आपको घोल के कर देना है। छिड़काव करने के बाद इसको आपको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जहाँ सूर्य का प्रकाश ना लगता हो, 1 सप्ताह के लिए रखना है। 1 सप्ताह, 1 सप्ताह के लिए आप रख दिए। 1 सप्ताह बाद आप फाइनली जब देखोगे तो यही जो होता है पोषक माध्यम दोबारा बना रहे। अगला कंडीशन दिखेगा कैसे। ये लो, पोषक पदार्थ भर दिया हमने। इसमें ये जो छोटे छोटे कण रखे थे आप, जितना भी रखे हों, इसके कोने ऐसे सफ़ेद छोटे छोटे दिखेंगे ऐसे करके। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं उतने कण रखो, हम लोग समझ रहे हैं, और ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी रखो। तो अब ये जो होता है ना, ये कोना इसका नाम दिया गया है कैलस।
मतलब परावर्धनशील भाग। कैलस आपको एक सप्ताह बाद ये दिखेगा, बाद का दृश्य है, ऐसा दिखेगा आपको। अब एक सप्ताह बाद जब आप उसे जांच किए तो जांच करने के बाद फिर से पर्याप्त नमी दें इसे आप। पूर्ण रूप से पर्याप्त नमी जब आप दे देंगे तो लास्ट में फिर से लगभग 20 से 25%, मतलब उसे 5% कम हो जितना पहली बार यूज़ किए थे। 20 से 25% आपको अब की बार जिबरेलिन का छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद इसे आप बहुत माइन्यूट जो सुबह का प्रकाश होता है उसमें थोड़े समय के लिए रख सकते हो, या ना रखो तो भी ठीक है। किसी ऐसे कमरे में रखो जो जहाँ का तापमान 25 से 30 ही हो। आप एक सप्ताह बाद पुनः देखेंगे, एक सप्ताह बाद आप देखेंगे यही वाला जो पोषक माध्यम था अपना ले लेते हैं। इसमें जो छोटे छोटे आप कण रखे हुए थे, अब की बार कणों की मात्रा थोड़ी घटा रहे हैं, उतना बड़ा पौधा थोड़ी हम लोग सेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ छोटी छोटी पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई, जड़ें निकलना शुरू हो गई। तो ये सब के सब जो होते हैं ना, ये सब छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये पौधे हैं, पौधे। एक सप्ताह बाद, मतलब आपको 3 सप्ताह टोटल खर्च करने हैं। सबसे पहले सप्ताह में कट करके एक सप्ताह के यहाँ शांत हो जाओ। एक सप्ताह बाद आप निकालो, यहाँ आओ, यहाँ आप लोग जिब्रेलिन का छिड़काव करने के बाद फिर से एक सप्ताह रख दो। तो ऐसे तीसरे सप्ताह तक आपको ये दिख जाएंगे छोटे छोटे पौधे, हज़ारों पौधे उसी पत्ती की कट से। इन पौधों को छोटे कंडीशन में ही छोटी छोटी चिमटी से थोड़ा थोड़ा पोषक माध्यम सहित छोटे छोटे गमलों में या कप में रख देते हैं। बाद में नमी देते रहते हैं। 2-3 सप्ताह में छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए, जिधर चाहो उधर लगाओ या जो भी कुछ करो आप। ये सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इस विधि से किसी छोटे से पत्ते को अगर जो संरक्षित करके रख लो तो हज़ारों पौधे बना सकते हैं। जितने भी सजावटी पौधे आते हैं अपने यहाँ, शोकेस के पौधे आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, सबको लगभग इसी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। इसकी खासियत सेम वैसे, इसमें भी कोई नई टेक्नोलॉजी, मतलब नई प्रजाति का कोई पुष्प नहीं बनेगा या फल नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा। जैसे मूल पौधा था सेम उसी टाइप का पौधा बनेगा, बट कम से कम समय में, कम से कम लागत में हज़ारों पौधे सेम नस्ल के तैयार हो सकते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये दोनों टेक्नोलॉजियाँ जो होती हैं, ये वाली, इनका यूज़ कुछ कम हो गया है। अब इनमें सक्सेस की संभावना कम थी। हम 100 पौधों पे दाब कलम या गुट्टी लगाते थे, 100 कलम इन तीनों टेक्नोलॉजी में इसको भी खींच देते हैं। कलम लगाना, दाब कलम, गुट्टी पादना 100 पे करते थे तो 50% सक्सेस होता था, 50% सक्सेस नहीं होता था। लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई तब से इसका तो है, क्योंकि इसमें नई स्पीसी बनती है, लेकिन इन दोनों का तो लगभग काम ख़त्म सा हो गया है। उत्तक संवर्धन बहुत ज़्यादा लाभदायक तकनीक है। इसी तकनीकी के सहारे हज़ारों पौधे कम से कम समय में बनाए जा रहे हैं, उन्नतशील है। तो फिर से एक बार देख लें। लेकिन विभिन्न रसायनों एवं वैज्ञानिक विधियों के सहारे जब किसी एक पौधे के किसी भी उत्तक के टुकड़ों को नए पौधों में परिवर्तित किया जाता हो तो उसे उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म परावर्धन कहा जाता है। इसमें आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, चाहे पत्ती ले लो, चाहे तने का छिलका या फल का छिलका, लेकिन हरा हो, बिल्कुल ताज़ा हो। पुष्प ले सकते हो, उसको काट के आपको बारीक टुकड़ों में इस टाइप से बांटना है। फिर कृत्रिम पोषक माध्यम में बिछाकर उसको ऊपर से जल का और ऑक्सीजन का छिड़काव पहली बार करना है। 1 सप्ताह तक आपको किसी ऐसी जगह रख देना है जहाँ का टेम्परेचर लगभग स्थिर हो। 1 सप्ताह बाद आप उसे चेक करेंगे तो पत्तियों के जो टुकड़े थे, कण थे, उत्तक थे, उसके कोने वाइट वाइट दिखेंगे, जिन्हें कैलस कहा जाता है, कैलस बने नजर आएंगे। दोबारा फिर से आप पर्याप्त नमी दें। पर्याप्त नमी देने के बाद आप उस पर फिर से 20 से 25% जिब्रेलिन का छिड़काव करें। फिर आप ला के रख दें किसी सामान्य प्रकाश वाली जगह पे, वो विकसित होकर छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे। आप अलग अलग गमलों में उसे प्रकीर्णित कर दें, हटा दें, ताकि एक साथ रहेंगे तो इनको पोषण की कमी, प्रकाश की कमी जैसी दिक्कत होगी प्रतिस्पर्धा के कारण ये वीक हो जाएंगे। तो हटा दे, बाद में इन्हें पोषण दे, सबके सब नए पौधे एक साथ तैयार होंगे, सबके सब इक्वल होंगे। सो इसी के साथ यहाँ अपना अलैंगिक प्रजनन का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लैंगिक प्रजनन के बारे में जानकारी देंगे। लैंगिक प्रजनन जो है इतना ज़्यादा उबाऊ सा तो है नहीं, वो इंटरेस्टिंग है। खैर देखें उसे, जो भी कुछ है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते, अपनी टाइप से पूछ सकते। थैंक यू।